मैं अपने सीनियर ईयर में थी, लेकिन मैं रॉबी मर्सर को लगभग 10 सालों से जानती थी। वो उन लोगों में से एक था जिन्हें उनके चेहरे से पहचानते थे, भले ही आप उन्हें असल में ना जानते हो। वो लड़का थोड़ा किताबी कीड़ा और बहुत ज्यादा अजीब था। शायद इसलिए वो हमेशा अकेले लंच करता था, खाली पीरियड में लाइब्रेरी में अपना होमवर्क करता था और कभी फुटबॉल मैच, पार्टियों या किसी भी तरह के सोशल इवेंट में नहीं जाता था। लेकिन वो थोड़ा प्यारा और मीठा भी था, इस तरह से कि आप उसे पसंद करने लगते थे। मुझे हमेशा लगता था कि उसे बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसे चमकने का मौका दे, और इसलिए मुझे तब ज़्यादा बुरा नहीं लगा जब उस बेबी मंकी रील को पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों के अंदर उसने मेरे इंस्टाग्राम डीएम में मैसेज किया, पंच सचमुच इंटरनेट पर सबसे प्यारी चीज़ है, मैं उसके छोटे से झुर्रीदार चेहरे का दीवाना हो गया हूँ। उसने लिखा, ओह माय गॉड, मजाक कर रहे हो क्या? मैंने जवाब दिया। हमने चैटिंग शुरू कर दी और मैंने खुद को अपना फ़ोन देखते हुए मुस्कुराते हुए पाया। रॉबी मज़ेदार था, थोड़ा अजीब भी, लेकिन एक प्यारे तरीके से। उसने मुझे पंच के और भी वीडियोस भेजे और हमने स्कूल, म्यूज़िक और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बातें की। लेकिन जल्द ही उसने मुझे सचमुच हर दिन मैसेज करना शुरू कर दिया। वो पंच की रील्स, गुड मॉर्निंग मैसेजेस और मेरे दिन और ज़िंदगी के बारे में सवाल भेजता रहता था। वो मुझे क्लास के दौरान, डिनर के समय और यहाँ तक कि आधी रात को भी मैसेज करता था। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरा फ़ोन बजना कभी बंद ही नहीं होता था और मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल होते जा रहे थे। तुम मेरी सबसे अच्छी और इकलौती दोस्त हो जूलिया, काश हम इससे भी ज़्यादा खुश होते। उसने एक शाम मैसेज किया जबकि हम कभी असल में मिले भी नहीं थे। वो दिन में कई बार मुझे कॉल करने की कोशिश करता था। जब मैं फ़ोन नहीं उठाती थी तो वो लंबे लंबे मैसेज भेजता था कि वो मेरी आवाज़ को कितना मिस करता है। मुझे उसके लिए बुरा लगता था, लेकिन ये सब अब हद से ज़्यादा हो रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। जवाब में उसने मुझे 20 मैसेज भेजे जिनमें वो पूछ रहा था कि उसने क्या गलत किया। मैंने नरमी बरतने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसा तरीका समझ नहीं आया जिससे मैं उसे रोकूं, इसलिए मैंने उसे ब्लॉक किया। उस रात मेरे कमरे में एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी अलमारी के पास कोने में कोई खड़ा है। वो लंबा था और उसने कुछ ऐसा पहना हुआ था जो बंदर के कॉस्ट्यूम जैसा लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी प्लास्टिक की आंखों पर मेरी खिड़की से आती रोशनी पड़ी और मैं चीख पड़ी। नहीं नहीं, डरो मत जूलिया। रॉबी पास आते हुए मुझसे बोला, ये तो मैं ही हूँ, पंच की तरह। तुम्हें पंच पसंद है ना? मैं फिर से चीखी और अपने बिस्तर पर पीछे की ओर सरकती गई जब तक कि मेरा सर बिस्तर के हेडबोर्ड से नहीं टकराया। वो लगातार मेरे करीब आता जा रहा था। उसका मास्क इस तरह झुका हुआ था कि ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे घूर कर देख रहा हो। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल पंच जैसी है। मैं भी अकेला हूँ और कोई मुझे नहीं चाहता, कोई मुझे अपने पास रखना नहीं चाहता। लेकिन तुम अलग हो। तुम हॉलवे में मुझे देखकर मुस्कुराई थी और मेरे मैसेज का जवाब दिया था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा मुलायम बंदर का खिलौना था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ जूलिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी सॉफ्ट टॉय। हम पंच और उसके मालिक की तरह हमेशा साथ रह सकते हैं। अचानक मुझे हॉलवे में जोर जोर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया, जूलिया! मेरे पापा ने दूसरी तरफ से मेरा नाम पुकारा। बदकिस्मती से मेरे बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। रॉबी, प्लीज, मैं लड़खड़ाती हुई बोली, लेकिन मैं कोई भी वर्ड्स पूरे नहीं बोल पाई। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं सुन सकती थी कि मेरे पापा दरवाजे के फ्रेम पर अपना पूरा जोर लगा रहे थे। कुछ कोशिशों के बाद दरवाजे के कब्जे टूट गए। रॉबी उस आवाज की तरफ मुड़ा। उसका मास्क घूमा और एक पल के लिए वो वहीं जम सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस पल के बारे में सोचा ही ना हो। तब तक मेरे पापा दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे और उन्होंने रॉबी पर छलांग लगा दी थी। रॉबी ने कोई विरोध नहीं किया। उसने आसानी से हार मान ली, जबकि मेरे पापा ने उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। मेरी मम्मी पुलिस को फोन कर रही थी। मैं अभी भी हेडबोर्ड से सटकर बैठी हुई थी और इतनी जोर से कांप रही थी कि मेरे दांत आपस में टकरा गए। पुलिस आई और उसे अपने साथ ले गई। वो अभी भी वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। बाद में पता चला कि वो हफ्तों से इस पूरी घटना की साजिश रच रहा था। उसने सड़क से घर को देखकर पता लगा लिया था कि मेरी खिड़की कौन सी है और अंदर आने के लिए बाहर लगे पेड़ पर चढ़ गया। मेरे जागने से पहले वो लगभग 20 मिनट तक मेरे कमरे में रहा। उसने पुलिस को बताया कि वो मुझसे प्यार करता है, कि हमारे बीच एक जुड़ाव है और मैं ही एकमात्र ऐसी इंसान हूँ जिसने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव किया हो। वो चाहता था हम साथ रहें, ठीक वैसे ही जैसे पंच और उसका मालिक। वो अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक स्टफ्ड मंकी लाया था। उसने कहा मैं उसे अपने पास रखूं और जब भी मैं उसे देखूं तो उसके बारे में सोचूं। उन्होंने रॉबी को एक जुवेनाइल सेंटर भेजा। वो कुछ समय तक वहीं रहा। डैड ने मेरे लिए एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया जो रॉबी के वापस आने तक भी वैलिड रहेगा। मेरे मॉम डैड ने घर में कैमरे और अच्छे ताले लगवा दिए और मैंने अपने सीनियर ईयर के बीच में ही स्कूल बदल लिया। फिर भी अब मैं पंच के वीडियोस नहीं देख पाती।
बंदरों की तस्वीरें देखते ही मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं। मेरे दोस्त ये नहीं समझ पाते कि मैंने जानवरों से जुड़े उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों कर दिया जिन्हें देखकर मैं पहले बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी। मैंने उन्हें कभी इसकी असली वजह नहीं बताई, क्योंकि जब भी मैं उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों और उस छोटे बेबस चेहरे को देखती हूँ तो मैं फिर से रात के 3 बजे अपने बिस्तर पर पहुंच जाती हूँ, जहां कमरे के कोने में रॉबी वही नकाब पहने खड़ा था। मुझे उसकी वो बात सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि वो मुझे अपना सॉफ्ट टॉय बनाना चाहता है, जैसे कि मैं कोई खिलौना हो जिसे वो अपने कमरे में रख सकता है और जब भी अकेला महसूस करे उसे गले लगा ले। और मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ कि एक बार मैंने हॉलवे में देखकर उसे मुस्कुराया, उसके मैसेज का जवाब दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं सोचती हूँ कि कितनी और लड़कियों ने भी ये गलती की होगी, उस चुप रहने वाले लड़के के साथ अच्छा बर्ताव किया होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी के साथ अच्छा बर्ताव करने में कुछ खर्च नहीं होता। और उनमें से कितनी लड़कियों को पता नहीं होगा कि आगे क्या लिखा है। मैं ओलिविया बेनेट हूं और यह घटना मेरे घर छोड़कर जाने के लगभग 7 महीने बाद हुई, क्योंकि मुझे लगा था कि आज़ादी मुझे और मजबूत बनाएगी। मैं हमेशा से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी और अकेले रहना मुझे एक ऐसे बलिदान जैसा लगता था जो गंभीर लोग करते हैं। ज्यादातर रातों को इंस्टाग्राम ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं दुनिया से कटी हुई नहीं हूं, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती थी। एक बुधवार की रात लगभग 11:30 बजे जब मैं अपनी डेस्क पर बैठकर बायोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। वो अकाउंट एमिली नाम से था। वो किसी बॉट अकाउंट जैसा लग रहा था क्योंकि उस पर ना तो कोई प्रोफाइल पिक्चर थी, ना ही कोई पोस्ट और ना ही कोई फॉलोअर्स। मुझे उसे तुरंत ही डिक्लाइन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी, थकी हुई थी और मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। और उस हफ्ते मुझे ऐसे दर्जनों रैंडम फॉलो रिक्वेस्ट आए, कुछ नए अकाउंट बनाने वाले लोगों से, कुछ बॉट से या फिर ना जाने किस किस से। मैंने बिना सोचे एक्सेप्ट किया और फिर से अपने नोट्स यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के नोट्स पढ़ने में जुट गई। कुछ ही सेकंड बाद मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एमिली ने एक स्टोरी पोस्ट की थी। मैंने उसे खोला, मैं देखना चाहती थी कि क्या है। जैसे ही वो तस्वीर लोड हुई मैं बुरी तरह घबरा गई। वो साफ तौर पर मेरा ही घर था। फोटो सड़क से खींची गई थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर मेरे बेडरूम की खिड़की साफ दिखाई दे रही थी। खिड़की के पर्दे खुले हुए थे और कमरे की लाइट जल रही थी, और अगर कोई बहुत ध्यान से आंखें सिकोड़ कर देखता तो उसे मेरी बुक शेल्फ के किनारे रखी डेस्क लैंप की रोशनी में मेरी परछाई भी नजर आ जाती। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे एक मैसेज आया जिसे देखकर मैं एकदम से डर गई। ओलिविया, तुम्हें अब वो लाइट बंद कर देनी चाहिए। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरा गला सूख गया। मैं हड़बड़ाकर अपनी डेस्क से उठी, लैंप बंद कर दिया और खिड़की के पर्दे खींच दिए। मेरे कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया, सिवाय मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती हल्की रोशनी के। मैं उस अंधेरे में खड़ी होकर यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक उसी वक्त मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एमिली ने एक और स्टोरी पोस्ट की थी। मैंने धड़कते दिल के साथ उसे खोला और उसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची। स्टोरी रिफ्रेश हुई। ये फिर से मेरा ही घर था, लेकिन इस बार अंदर से। फोटो जमीन के काफी नीचे से ली गई थी, जैसे कोई मेरे हॉलवे में दुबक कर बैठा हो और उसने कैमरा सीधे मेरे बेडरूम के दरवाजे की तरफ कर रखा हो। मेरा सीना कस गया। वो मेरे घर के अंदर थे, इतने करीब कि वो मेरे घर में घूम फिर सकते थे, फोटो खींच सकते थे और उन्हें पोस्ट कर सकते थे, जबकि मैं अपने अंधेरे कमरे में जम सी गई और डर के मारे एक आवाज भी नहीं निकाल पाई। मैं तेजी से भागी और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया। फिर मैंने अपना फोन उठाया और 911 डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ और ऑपरेटर ने जवाब दिया, मैं दरवाजे से अपना कान सटाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती रही। मैंने दबी आवाज में कहा कि कोई मेरे घर के अंदर है। उसने मुझसे कहा कि मैं छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ लूं और फोन पर ही बनी रहूं। मैं रेंगते हुए अपनी अलमारी में घुस गई, दरवाजा बंद कर दिया और वहीं अंधेरे में बैठी रही, एक हाथ में फोन कान से सटाए हुए और दूसरे हाथ से अपना मुंह दबाए हुए ताकि मुझसे कोई आवाज ना निकल जाए। मुझे हॉलवे में किसी के दबे पांव चलने की हल्की सी आहट सुनाई दी, जिसके बाद किसी की दबी हुई हंसी की आवाज आई, जिसे सुनकर मेरे पेट में अजीब से मरोड़ उठने लगे। ऑपरेटर मुझसे लगातार बात करती रही और मुझे बताती रही कि पुलिस रास्ते में है। मैं उस अलमारी में दुबकी बैठी रही, अपनी सांसों को गिनती रही और घर से आने वाली हर छोटी बड़ी आवाज पर डर कर कांपती रही। कुछ देर बाद मैंने फिर से इंस्टाग्राम चेक किया। वो अकाउंट ऑफलाइन हो चुका था, लेकिन उसने फोटो हटाई नहीं थी। जब तक पुलिस पहुंची, मैं इतना जोर जोर से रो रही थी कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। एक पुलिस वाले ने मुझे दिलासा दिया, जबकि दूसरे ने पूरे घर की तलाशी ली। उन्हें मेरे घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ मिला, लेकिन बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर सही सलामत थी। उन्होंने मेरा फोन लिया और उस इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा। एमिली अभी भी वहीं था, लेकिन दोनों स्टोरीज की समय सीमा खत्म हो गई थी।
फिर भी एक पुलिस वाले ने उन स्टोरीज के स्क्रीनशॉट ले लिए और मुझसे पूछा कि क्या मैं एमिली नाम की किसी लड़की को जानती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और मुझसे कहा कि मैं अपने दरवाजे के ताले बदलवा लूँ और घर में कैमरे लगवा लूँ। एक पुलिस वाले ने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं और जाकर रहूँ। मैंने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया और वो सुबह के 2 बजे मुझे गाड़ी से लेने के लिए आ गए। मैंने उस घर में फिर कभी कदम नहीं रखा। अगले हफ्ते तक जब मैं अपने मॉम डैड के साथ ही रह रही थी, उन्होंने मेरा सारा सामान उस घर से निकाल लिया। 1 महीने बाद हमने उस घर को बेचने के लिए बाजार में उतार दिया। मैंने प्री मेड की पढ़ाई पूरी की और किसी दूसरे स्टेट की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर फिर से शुरुआत की, जिसे मैंने प्राइवेट पर सेट किया। एमिली अकाउंट अगले ही दिन पूरी तरह से गायब हो गया था, जैसे उसका कभी कोई वजूद ना हो। उन्होंने आईपी एड्रेस को ट्रैक करके 3 शहर दूर एक पब्लिक लाइब्रेरी का पता लगाया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची उस रात की सिक्योरिटी फुटेज पहले से ही ओवरराइट हो चुकी थी। मैंने इस बात को भुलाकर आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो घटना अभी भी कहीं ना कहीं मेरे जहन में अटकी हुई है और मैं चाहकर भी उस रात की घटनाओं को अपने मन में बार बार दोहराने से खुद को रोक नहीं पाती। वो था कौन? वो क्या चाहते थे? उन्हें कैसे पता चला कि मेरा घर और मेरा कमरा कहाँ पर है? मैं सोचती हूँ कि कहीं वो अभी भी बाहर तो नहीं घूम रहे, कहीं उन्होंने किसी और को तो अपना निशाना नहीं बना लिया, जिसके बेडरूम की खिड़की सड़क से साफ दिखाई देती हो और जो रात के 11:30 बजे बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्रोफाइल फोटो वाले अनजान अकाउंट की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हो। शनिवार की रात 1:40 पर मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे पास करने के लिए कुछ और बेहतर काम नहीं था। तब मैंने इंस्टाग्राम पर क्लोज फ्रेंड्स वाली स्टोरी पोस्ट की। ये मेरे टीवी का एक वीडियो था जिसमें अंधेरे में कोई रियलिटी शो चल रहा था और मेरे पैर कॉफी टेबल पर टिके हुए थे। ये एक बेमतलब का कंटेंट था, लेकिन जब भी मैं बोर होती थी और चाहती थी कि मेरे दोस्तों को पता चले कि मैं जाग रही हूँ, तो मैं अक्सर ऐसी चीजें करती थी। आमतौर पर उस लिस्ट में से कोई मुझे मैसेज करता और हम तब तक किसी न किसी बात पर बहस करते हुए समय बिताते, जब तक कि हम दोनों में से किसी एक को नींद नहीं आ जाती। मेरी क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में ठीक 12 लोग थे। कुछ कॉलेज के रूममेट थे, कुछ कजन्स थे और मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त दिव्या थी। कुछ ही सेकंड में मेरे फोन पर एक रिएक्शन का नोटिफिकेशन आया। वो एक फायर इमोजी था। मैंने देखने के लिए उस पर टैप किया कि वो कौन है और नाम देखकर मेरे माथे पर बल पड़ गया। वो रोहन नाम का एक लड़का था। मैंने उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया और मुझे याद आया कि वो मेरे हाई स्कूल का सीनियर था। उस समय हमारी शायद ही कभी बात हुई हो, सिवाय स्कूल फेस्ट और सेलिब्रेशन के दौरान हुई कुछ छोटी मोटी बातचीत के। और ग्रेजुएशन के बाद तो वो बातचीत भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। मैं उसके नाम को घूरती रही, ये याद करने की कोशिश करते हुए कि क्या मैंने कभी उसे अपने क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में जोड़ा था। मैं इस मामले में हमेशा बहुत ध्यान रखती थी और अपनी लिस्ट को बहुत लिमिटेड रखती थी। मैंने अपनी सेटिंग्स चेक की और उसकी आईडी हटा दी और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैंने गलती से उसे ऐड किया, लेकिन ये बहाना मुझे सही नहीं लगा। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपना फोन नीचे रख दिया और टीवी शो पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे फोन की वाइब्रेशन ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने फोन उठाया और देखा कि वो फिर से रोहन का ही मैसेज था। मैंने इनबॉक्स खोला और डर के मारे मेरे हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। उसने मुझे मैसेज किया हुआ था, पीछे मुड़ो। मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। मैं अपने सोफे पर अकड़ कर बैठी रही, उन 2 शब्दों को घूरती रही और फिर धीरे से अपने कंधे के ऊपर के पीछे खाली पड़े लिविंग रूम की तरफ देखा। लेकिन मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो हमेशा से रहा हो। इससे पहले कि मैं पिछले झटके से उबर पाती, एक और मैसेज आया। नहीं, दूसरा कमरा। वो मेरे बेडरूम की बात कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं जहां सोफे पर बैठी थी वहां से मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा सा खुला था, लेकिन मुझे पता था कि बैठने से पहले मैंने आदत के चलते उसे बंद कर दिया था। मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे अपने कमरे में किसी के दबे कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। वो मेरे बेडरूम के अंदर से आ रही थी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने अपना फोन उठाया और सीधे अपने अपार्टमेंट से बाहर भागी। मैंने लॉबी से पुलिस को फोन किया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से फोन पकड़ पा रही थी। वो शायद 10 मिनट में पहुंच गए। 2 पुलिस वाले मेरे अपार्टमेंट में ऊपर गए, जबकि मैं तीसरे पुलिस वाले के साथ नीचे इंतजार करती रही। वो काफी देर तक ऊपर रहे। जब वो नीचे लौटे तो उनमें से एक ने रोहन को हथकड़ी पहनाई हुई थी। वो घंटों से मेरे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस वाले ने मुझे बताया कि उन्हें उसका फोन मिला जिसमें इंस्टाग्राम अभी भी खुला था। वो मेरे बिस्तर के नीचे से बिल्कुल उसी समय मेरी स्टोरीज देख रहा था। थाने में रोहन ने बताया कि उसने ये सब कैसे किया। 3 हफ्ते पहले मैं अपने ऑफिस के पास एक कैफे में अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। रोहन भी वहीं पर था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी समय वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया।
इतना करीब कि जब मैं इंस्टाग्राम की सेटिंग्स देख रही थी तो वो मेरी स्क्रीन देख सकता हो। उसने उन लोगों में से किसी एक का नाम लेकर एक फेक अकाउंट बनाया और अगले कुछ हफ्तों तक मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेजता रहा। मैंने बिना सोचे समझे उसकी रिक्वेस्ट मान ली क्योंकि मैं उस नाम को पहचानती थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये उसका कोई दूसरा अकाउंट है या शायद पहली बार में मैंने उसे ऐड करना छोड़ दिया हो। उसके फर्जी अकाउंट को उन सभी चीज़ों तक पहुंच मिल गई थी जो मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। वो हफ्तों से मुझ पर नजर रखा हुआ था और वो सब कुछ देख रहा था जिसे मैं प्राइवेट समझती थी। उसने पूरी साजिश रचने से पहले मेरी आदतों और मेरे शेड्यूल का पता लगा लिया था। मेरी स्टोरीज देखकर उसे पता चल गया कि मैं ताज़ी हवा के लिए रात में पीछे वाली छोटी खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ देती हूँ, और फिर उसने सही मौके का इंतजार किया और चुपके से अंदर घुस गया। वो मेरे बिस्तर के नीचे छिपा रहा, मेरी स्टोरीज देखता रहा और जवाब देने के लिए सही मौके का इंतजार करता रहा। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और वो आगे क्या करने वाला था, तो उसने बताया कि वो सोते समय मेरी तस्वीरें खींचना चाहता था। उसने कहा कि वो उन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाला था। 2 दिन बाद ही मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया, ये जानते हुए कि वो मेरे बिस्तर के नीचे छिपा रहता था। मैं वहाँ एक और रात नहीं बिता सकती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया और एक नया नंबर ले लिया। मैं एक थेरेपिस्ट से मिल रही हूँ जो ट्रॉमा और स्टॉकिंग के मामलों में माहिर है। पुलिस ने मुझे एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिलवाने में मदद की। वो मुझे बस एक बेकार कागज जैसा लगा, लेकिन कानूनी सिस्टम मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती थी। जब कई महीने बीत चुके थे, मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफर एक दूसरे शहर में कर दिया। ये इलाका सेफ है, फिर भी मैंने अपने दरवाजे पर 3 मजबूत ताले लगा रखे हैं और हर कमरे में कैमरा लगवा लिया है जिनकी लाइव फीड मेरे फोन पर आती रहती है। मैं हर रात सोने से पहले अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखती हूँ और ऐसा करते समय भी मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है और मेरे हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि प्राइवेसी बस एक भ्रम है और क्लोज फ्रेंड्स का कोई मतलब नहीं होता। कि कोई स्क्रीन के जरिए आप पर नजर रख सकता है जबकि वो असल में आपसे महज 5 फीट दूर अंधेरे में आपके बिस्तर के नीचे लेटा हो। मुझे नहीं पता कि अगर मैं वहां से भागी ना होती तो क्या होता, और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे कभी यह जानने की जरूरत नहीं पड़ी।